नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 91 91वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। स्थाविरवादी हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्थाविरवादी हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है और महासांगिक महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की कई शाखाएं बन गई थी, जिनमें पूर्व सेल, उत्तर सेल, लोकोत्तरवादी आदि प्रमुख थी। ठीक है, पूर्व सेल, उत्तर सेल, लोकोत्तरवादी आदि प्रमुख थी। महासांगिक संप्रदाय की शाखाएं, महासांगिक संप्रदाय की कई शाखाएं बन गई थी। ठीक है, इनमें से पूर्व सेल, उत्तर सेल और लोकोत्तरवादी आदि प्रमुख थी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा है, महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये भी सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या है कि उस समय जो हिंदू धर्म था, जो ब्राह्मणवादी धर्म था, उसके अवतारवाद के सिद्धांत के कंपटीशन में इन्होंने भी बुद्ध को एक अवतार बना दिया। जब बुद्ध ने स्वयं साधना करके जब बौद्ध की प्राप्ति की, जब बौद्ध धर्म स्थापित किया, तो उन्होंने स्वयं को भगवान नहीं बताया, उन्होंने स्वयं को व्यक्ति ही बताया। और उन्होंने भगवान की जो बात है, उन्होंने जो नास्तिक धर्म प्रमोट किया था, उन्होंने भगवान की बात को सिरे से नकारा था। उन्होंने जो है अपने धर्म को तर्क के आधार पर रखा था। लेकिन बाद में जो है जब ब्राह्मणवादी धर्म वापस प्रबल होने लगा, ब्राह्मणवादी धर्म की जो अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो वापस प्रबल होने लगा, तो बौद्ध धर्म में भी जो है अवतारवाद का कॉन्सेप्ट लाने के लिए बुद्ध को भी एक अवतार बना दिया गया। जो है बुद्ध में भी देव का, भगवान का जो है रोपण कर दिया गया। और इसी वजह से आगे चलकर हम देखेंगे कि महायान बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व का भी कॉन्सेप्ट आता है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या है? बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट यह है कि जो बोधिसत्व होते हैं वे निर्माण प्राप्त करने की अवस्था में आ चुके हैं, लेकिन वे इस संसार का कल्याण करने के लिए स्वयं निर्माण प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को जो है निर्माण प्राप्त करने में मदद करते हैं। यानी कि जो है लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल उनकी शरण में जाना होगा और जो पूरा काम बोधिसत्व ही कर देंगे। ठीक है, तो ये महायान बौद्ध धर्म में ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया था बाद में चल के, इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? पहला है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक है, इसको देखते हैं, ये सही हो सकता है। दूसरा है, बी है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। ये गलत स्टेटमेंट है। मशीनों का बड़ी संख्या में जो है ब्रिटेन में प्रयोग हो रहा था। भारत से तो वे कच्चा माल ले जाते थे और ब्रिटेन में उसको बनाकर वापस भारत में लाते थे और उसको भारत में लाकर बेचते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ऑप्शन है, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नहीं बिछाई गई थी। ये पहली जो रेलवे लाइन है वो आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारंभ हुई थी। बॉम्बे से ठाणे पहली जो है यात्री रेल लाइन शुरू हुई थी। तो ये कहना कि रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, ये गलत है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, ये गलत स्टेटमेंट है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात को तो वे बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए ये कहना कि उनके आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, ये गलत है। तो बचा कौन सा अपना? ए ऑप्शन ही बचा कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। हाँ, ये सही बात है कि उस समय भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे औद्योगिक क्रांति के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। तो हमको पता है कि
जो प्रतिहार वंश है उसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, और नागभट्ट प्रथम का शासनकाल था 730 से 756। भोज प्रथम या मिहिर भोज, इनका टाइम पीरियड था, शासनकाल था 856 से 885। ठीक है, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का काल था, शासनकाल था 600 से 630। उसके बाद प्रांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो प्रांतक प्रथम का शासनकाल था 907 से 955। और फिर गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, तो ये था 750 से 770। ये था पाल वंश के राजा गोपाल का टाइम पीरियड 750 से 770। तो इसमें देख लेते हैं काल अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आएंगे महेंद्र वर्मन, ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे गोपाल, पाल वंश के शासक गोपाल, फिर आएंगे प्रतिहारों के शासक राजा भोज, मिहिर भोज, और उसके बाद आएंगे प्रांतक प्रथम। तो 2 4 1 3, तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो हुंडी एक विनिमय पत्र था, विनिमय पत्र, ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हुंडी क्या था, एक विनिमय पत्र था, ए बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सकाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक बार इस नाम को गौर से देखो, सकाराम गणेश देउस्कर। तो नाम को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये जो है महाराष्ट्र के लेखक रहे होंगे, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो हमारा यह अनुमान सही है कि ये सही में ही महाराष्ट्र के थे। ठीक है, महाराष्ट्र के थे सकाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक जो राज्य था उसके द्वारा जो लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, भारतीय लोगों का, तो उसके खिलाफ इस पुस्तक ने चेतावनी दी थी। एकदम सही है स्टेटमेंट। दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। ये भी स्टेटमेंट सही है, इस पुस्तक ने ऐसा किया था। तीसरा स्टेटमेंट है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। ठीक है, देश यहाँ पर देशेर कथा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो ये लेखक हैं ये सकाराम गणेश देउस्कर, ये महाराष्ट्र के हैं, तो ये भला बंगाल के क्षेत्र को जो है, बंगाल के क्षेत्र के बारे में क्यों लिखेंगे, जो है ये साधारण जो है विचार आएगा, और हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ ये बंगाल के क्षेत्र के बारे में नहीं लिखेंगे और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत भी है, ठीक है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है। इसका दूसरा रीज़न है, जो ये पुस्तक है देशेर कथा, देशेर कथा में केंद्र बंगाल क्षेत्र को ही रखा है, बंगाल क्षेत्र को केंद्र में रखकर ही ये पुस्तक लिखी गई है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो ये देश है, ये देश शब्द यहाँ पर बंगाल क्षेत्र को डिनोट नहीं करता है, ये देश शब्द यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लिए डिनोट हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर ये देश शब्द है ये बंगाल क्षेत्र के लिए विशेष संदर्भ में आया है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ये पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए आया है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, इसमें सही ही हमको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये गोपाल बाबा बलंगर के द्वारा प्रकाशित की गई थी, गोपाल बाबा बलंगर। ठीक है, आगे चलकर विटाल विध्वंसक पत्रिका अंबेडकर के अस्पृश्य संबंधी लेखन का आधार बनी और उन्होंने इसी को आधार बनाकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी थी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। गोपाल बाबा बलंगर का निधन 1888 के आसपास हो गया था। ज्योतिबा फुले ने जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, ज्योतिबा फुले ने भी। भीमराव अम्बेडकर ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और मोहनचंद करमचंद गांधी ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मोहनचंद करमचंद गांधी ने दलितों की सेवा करने के लिए
हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया बाप, द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो इसमें कुलिया बाप, द्रोण बाप और एक शब्द और आता है अक्ष बाप। तो ये 3 शब्द आते हैं और ये तीनों शब्द भूमि माप से संबंधित है, भूमाप। ठीक है, और ये विशेषकर बंगाल के संदर्भ में है और ये विशेषकर गुप्त काल के समय के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये भूमाप से संबंधित है तीनों शब्द, कुल्य बाप, द्रोण बाप और अक्ष बाप। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? अब पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है? ऐसा स्टेटमेंट अशोक दे सकता है। ज़्यादा संभावना है अशोक दे सकता है, क्योंकि अशोक एक सहिष्णु शासक था, बहुत अधिक सहिष्णु शासक था। और ये अशोक के 12वें शिलालेख में हमको मिलता है, ये अशोक के 12वें शिलालेख से हमको प्राप्त होता है ये जानकारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय की जीवनी लिखी? तो ये थी मेरी कारपेंटर ने द लास्ट डेज इन इंग्लैंड ऑफ द राजा राम मोहन राय नाम से उनकी जीवनी लिखी और ये 1866 में ये पब्लिश हुई, 1866। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, संवाद कौमुदी और मिरातुल नामक समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। दोनों संवाद कौमुदी और मिरातुल नामक समाचार पत्र उनके द्वारा संपादित किया गया था। और दूसरा, ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म सभा के पहले सचिव थे, एकदम सही है। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो दोनों सही है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 91 91वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।